जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, और वहां पर अपन ने क्लासिफिकेशन करा था दो पार्ट्स में, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो यहाँ पर अपन ने डिफरेंस भी देख लिया था लास्ट क्लास तक। नेक्स्ट यहाँ पर अपन मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स। और टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स के केस में अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करा है तीन पार्ट्स में, दैट इज फर्स्ट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, सेकंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। जैसे अपन ने लायोफिलिक और लायोफोबिक में बात करी थी, अपन ने वहां पर सिर्फ नेम का मतलब जाना था। यहाँ पर भी अपन सिर्फ नेम का मतलब जानेंगे, इसकी थ्योरी अपने आप ही आसानी से अपन नेम की मदद से डिड्यूस कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर क्लासिफिकेशन करा गया है कि डीपी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फर्स्ट यहां पर बता रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। कल आपकी 8 AM टू 9:30 AM योगेश सिंघी सर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है? टुमारो, है ना? योगेश सिंघी सर आपकी 8 AM टू 9:30 AM एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। हाँ, वापस से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डीपी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है मल्टी मॉलिक्यूलर की मदद से। नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स जो होंगे, वो क्या करेंगे? एग्रीगेट होकर, मल्टीपल नंबर्स में एग्रीगेट होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? डीपी पार्टिकल्स का। नाम से समझ में आ रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? डीपी पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं एसोसिएट होके। तो यहां पर थ्योरी क्या लिखी हुई है? फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फर सोल, ये क्या हो जाएंगे? इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब यहां पर बात करें तो अब लॉजिकली सोचिए कि छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं। अब छोटे छोटे जो एटम्स एसोसिएट हो रहे हैं, मैं कह सकता हूं यहां पर जो फोर्स होंगे, नेचर ऑफ फोर्सेस होंगे इनके बीच के अट्रैक्शन के, वो कौन से होंगे? वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। क्योंकि अपन जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो तो क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं। तो इनको अट्रैक्ट करने के फोर्सेस कौन से रहेंगे? वीक वंडरवॉल फोर्सेस रहेंगे। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें मैक्रोमोलिकुलर की, मैक्रोमोलिकुलर की बात करें तो मैक्रोमोलिकुलर नाम से समझ में आ रहा है बड़ा सा मॉलिक्यूल है। अब बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन जानते हैं अपन को बनाना क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल रेंज जो होती है वो कहां से कहां तक होती है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो मैक्रोमोलिक्यूल नाम से समझ में आ रहा है बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटा बनाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? इस बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब ब्रेक डाउन कैसे करेंगे अपन? इसको अपन मिलाएंगे एक सूटेबल सॉल्वेंट में, ठीक है? तो इस बड़े से मॉलिक्यूल को जब अपन एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो होगा क्या? इस बड़े से पार्टिकल का क्या होने लग जाएगा? ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इन suitable solvents macromolecules form solution in which the size of particles may be in colloidal range। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो इनके एग्जांपल्स होंगे ये कौन से होंगे? आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना और एग्जाम्पल बताना। याद करो मैंने अभी आपको क्या बताया? बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको मैंने सूटेबल सॉल्वेंट में डाला, तो होगा क्या? सॉल्वेंट क्या करेगा? इस बड़े से पार्टिकल को क्या करेगा? तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, और इतना ब्रेक कर देगा कि फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज होगी वो किस में लाई करेगी? एक कोलॉइडल रेंज में लाई करेगी। तो यहां पर क्या हुआ? जो सोल्यूशन है, जो डीएम है, उसने क्या करा? डीपी को या बड़े से मॉलिक्यूल को क्या करा? ब्रेक करा। अब यहां पर मैं कह सकता हूं यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल का। मतलब अपन यहां पर कह सकते हैं कि डीपी और डीएम के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तभी डीएम तोड़ पा रहा है बड़े से पार्टिकल को, तभी सॉल्वेंट बड़े से पार्टिकल को क्या कर पा रहा है? तोड़ पा रहा है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये बड़ा सा पार्टिकल टप से नीचे बैठ जाता। पर यहां पर ये सेटल डाउन नहीं हो रहा, इसका क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है। और आप मुझे बताओ डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन कहां पर होता है? लायोफिलिक में या लायोफोबिक में? लायोफिलिक में होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो सारे कौन से हो जाएंगे? लायोफिलिक वाले एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब लायोफिलिक की बात करें तो एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स की। एसोसिएटेड कोलॉइड्स नाम से ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीमॉलिक्यूलर जैसा ही होगा, क्योंकि मल्टीमॉलिक्यूलर में भी क्या हुआ था? एग्रीगेशन हुआ था।
छोटे छोटे पार्टिकल्स का। एसोसिएटेड कोलाइड्स में भी क्या होगा, एसोसिएशन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसको समझेंगे अपन। जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन पर, एसोसिएटेड कोलाइड जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन पर एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही मैं इनका कंसंट्रेशन किसी एक अमाउंट से बढ़ाता हूं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से होता क्या है, ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और जो सॉल्यूशन बनता है वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करता है। और ये जो एसोसिएटेड पार्टिकल है इसे अपन बोलते हैं मिसल। मिसल आपने नाम सुन रखा होगा। तो होता क्या है, लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, पर जैसे ही अपन यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और जो सोल्यूशन बनता है वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करता है, और ये जो एसोसिएटेड पार्टिकल है ये कहलाता है मिसल। तो थ्योरी क्या कह रही है, सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन बट get associated at higher concentration and behave as colloidal solutions. These associated particles are also called micelles. अब मिसल के एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से सुनना, मिसल के एग्जाम्पल होते हैं सरफेक्टेंट, और सरफेक्टेंट के एग्जाम्पल होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। मिसल के एग्जाम्पल होते हैं सरफेक्टेंट्स, सरफेक्टेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, अल्टीमेटली अपन को यहाँ पर क्या पढ़ना है, एसोसिएटेड कोलाइड पढ़ना है। तो आप मुझे बताओ कि जो सोप होता है या डिटर्जेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कोशिश करना कभी नहाओ आप, तो जब नहाते हो तो जब आप अपने आप को गीला करते हो और उसके बाद क्या करते हो, सोप को अपनी बॉडी पे रब करते हो, तो आप मुझे बताओ जब सोप को रब करते हो तो क्या इंतजार करते हो कि झाग आएगा, आएगा, आएगा? नहीं, ऐसे इंतजार नहीं करते, फटाफट आ जाता है। मतलब जैसे ही आपने अपनी बॉडी को गीला करा और सोप रब करा, फटाफट झाग बनने लग जाते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं सोप को जब पानी में डालते हैं वो फटाफट आयनाइज हो जाता है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सोप की और डिटर्जेंट की, तो सोप्स क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि लॉन्ग कार्बन चेन होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एसोसिएटेड कोलॉइड्स की, तो यहां पर लिखा हुआ है सोप एंड डिटर्जेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब यहां पर जो अपन सोप की बात कर रहे हैं वो क्या है, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COONA। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब जैसे इसको अपन पानी में डालेंगे तो अपन को कौन कौन से आयंस मिलेंगे, एक तो मिलेगा अपन को सोडियम आयन, और जो दूसरा होगा वो कहलाएगा स्टीरेट आयन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आता है। एक लॉन्ग कार्बन चेन आपको नजर आ रही होगी, साथ ही साथ एंड में आप देखिए आपको नजर आ रहा होगा Na+ और एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा होगा COO-। और यहां पर क्या नजर आ रही है, इन दोनों के साथ एक लॉन्ग कार्बन चेन नजर आ रही है। अब जैसे ही सोडियम स्टीरेट को मैं पानी में डालूंगा तो Na+ जो है वो तो वाटर में निकल जाएगा, वो तो क्या हो गया, वाटर में निकल गया। अब अगर मैं बात करूं COO- की, तो COO- किसके साथ अटैच्ड रहेगा, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ अटैच्ड रहेगा। अब याद करो मैंने आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक बताया था, और अब मुझे ये जो स्टीरेट आयन बचा है, सोडियम आयन पानी में जाने के बाद जो बचा है वो कहलाता है स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन में अपन को ये पता लगाना है कि लायोफिलिक पार्ट कौन सा है और लायोफोबिक पार्ट कौन सा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ लायोफिलिक में अपन ने पढ़ा था कि डीपी और डीएम के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आप मुझे बताओ जब मैं सोडियम स्टीरेट को पानी में डालूंगा तो जो पानी होता है वो पोलर या नॉन पोलर? अपन जानते हैं कि जो वाटर होता है वो पोलर होता है, और पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। तो आप मुझे बताओ स्टीरिएट आयन जो नजर आ रहा है इसमें पोलर पार्ट कौन सा होगा, लॉन्ग कार्बन चेन या COO- वाला पार्ट? मैं कह सकता हूं इस स्टीरेट आयन में जो पोलर पार्ट होगा वो COO- वाला पार्ट होगा। मतलब पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो COO- है ये क्या कहलाएगा, लायोफिलिक पार्ट कहलाएगा। और ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है ये नॉन पोलर पार्ट है, ये कहलाएगी लायोफोबिक पार्ट, क्योंकि ये लॉन्ग कार्बन चेन वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगी।
तो अपन कह सकते हैं यहां पर दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा लायोफिलिक, एक बनेगा लायोफोबिक। लायोफिलिक कौन सा बनेगा, COO- वाला पार्ट। लायोफोबिक कौन सा बनेगा, लॉन्ग कार्बन चेन। अब यहां पर मैंने जो सोप है इसको वाटर में डाला है, तो इनके नेम चेंज हो जाते हैं। लायोफिलिक की जगह मैं इसको बोल सकता हूं हाइड्रोफिलिक, और लायोफोबिक की जगह मैं इसको बोल सकता हूं हाइड्रोफोबिक। अब यहां पर मजेदार बात पता है क्या है, कि ये जो लायोफोबिक वाला पार्ट है ये तो टेल जैसी नजर आती है, और जो लायोफिलिक वाला पार्ट है ये हेड जैसा नजर आता है। आप खुद देखिए लॉन्ग कार्बन चेन जो है ये कौन सी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, और ये कहलाएगी हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ स्टीरियट आयन। और आप खुद देखिए जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये हेड की जैसे नजर आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हेड, और ये हो जाएगी हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये कुछ इस तरीके से वाटर में क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। अब अगर अपन बात करें लो कंसंट्रेशन की, जब मैं सोप और डिटर्जेंट लो कंसंट्रेशन में डालता हूं पानी में, तो होता क्या है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। और फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे देखिए ये जो स्टीरियट आयंस है ये कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। जो ए फिगर नजर आ रहा है ये कब अपन को ऑब्टेन होता है, जब अपन स्टीरियट आयन लो कंसंट्रेशन में डालते हैं, या कह दो सोप जो है वो लो कंसंट्रेशन में डालते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और अरेंज भी कैसे हुए हैं, अपन को पता है जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के साथ एफिनिटी शो करेगा, वाटर के साथ ये क्या होगा, लविंग नेचर शो करेगा। तो आप खुद देखिए हेड पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, मतलब जो हेड है वो सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, लव कर रहा है, इसीलिए उसके अंदर क्या है, डूबा हुआ है। और जो टेल है, जो वेवी टेल है, ये प्रोजेक्ट हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा सोप का, तो होगा ये कि मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डाउट ये आएगा, सर लो कंसंट्रेशन पे तो स्टीरियट आयन कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए जो फर्स्ट डायग्राम में नजर आ रहा है। अब यहां पर कंसंट्रेशन कितना बड़ा है कि मिसल का फॉर्मेशन हो जाए, कितना कंसंट्रेशन बड़ा है। तो एक यहां पर टर्म होती है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस। कंसंट्रेशन अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और सोप के केस में क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होती है 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3 मोलर। मतलब अगर कंसंट्रेशन सोप का मैं 10 टू द पावर -4 मोलर टू 10 टू द पावर -3 मोलर से ज्यादा रखता हूं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये मिसल का फॉर्मेशन होगा, तो आप देखिए सेकंड डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है मिसल। और मिसल में आप खुद देखिए जो हेड है वो किधर की तरफ प्रोजेक्टेड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है, और जो टेल है ये सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मिसल बना है, इसमें कुल मिलाकर 8-10 स्टीरियट आयन नजर आ रहे होंगे आपको। ये जो वेवी आयंस नजर आ रहे हैं 8 टू 10 आयंस ही नजर आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है, एक मिसल के फॉर्मेशन में हंड्रेड्स ऑफ स्टीरियट आयन की जरूरत पड़ती है, 100 या उससे ज्यादा ही होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जब मिसल का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे स्टीरियट आयंस की मदद से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं देखूं कि मिसल का फॉर्मेशन जब वाटर में होता है, वाटर के अंदर आप देखिए थर्ड डायग्राम से नजर आ रहा है, ये सारा वाटर नजर आ रहा है, और बीच में ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, मिसल। अब मिसल में आप देखिए जो सॉलिड हेड है, जो सॉलिड सर्कल है वो क्या है, हेड है। और ये किसकी तरफ प्रोजेक्टेड है, वाटर की तरफ प्रोजेक्टेड है, क्योंकि वाटर में क्या है, सॉल्यूबल है। और ये जो वेवी टेल है ये किसकी तरफ प्रोजेक्टेड है, सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड है, क्यों ये क्या है, ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, तो वाटर से दूर भाग रही है, इसलिए अपन ने इसको बोला था हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो यहां पर फटाफट थ्योरी रीड कर लेते हैं। थ्योरी क्या कहती है, द नेगेटिव आयंस एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसल ऑफ कोलाइडल साइज। In missile formation, the long hydrocarbon chain which is insoluble in water is directed towards the center while the soluble polar head is on the surface in contact with water. अब ये जो थर्ड पॉइंट मैं यहां पर बता रहा हूं, आप मुझे यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, सोचेंगे एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों बोला गया है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द चार्ज ऑन द मिसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। ये जो मिसल में चार्ज है, अब आप खुद देखिए मिसल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मिसल पे। मिसल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये पोलर हेड नहीं कहलाता। अगर ये पोलर हेड नहीं कहलाता तो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, और अगर ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता तो ये सभी सिस्टम में जो स्टीरेट आयंस है ये कभी भी एग्रीगेट नहीं हो पाते। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चार्ज है स्टीरेट आयन पर, ये रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो पोलर ग्रुप नहीं आएगा, पोलर ग्रुप नहीं आएगा तो अपन कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट तो होगा ही नहीं, और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं हुआ, सभी सॉरी, अगर ये हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं हुआ तो सभी पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? वाटर को हमेशा रिपेल करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि स्टीरियट आयन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है? ये सिस्टम को स्टेबल बना रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? पोलर ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था मिसल जो है उसके एग्जाम्पल होते हैं सरफेक्टेंट। मिसल के एग्जाम्पल क्या होते हैं? सरफेक्टेंट होते हैं, और सरफेक्टेंट के एग्जाम्पल होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये जो सोप नजर आ रहा है, ये मिसल नजर आ रहा है, ये है कि अल्टीमेटली सरफेक्टेंट ही है। अब आप खुद देखिए, यहां पर जिस मिसल का फॉर्मेशन हुआ है इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहलाता है एनायनिक सरफेक्टेंट। अगर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ नेगेटिव आयन जुड़ा होता है, नेगेटिव चार्ज जुड़ा होता है, तो कहलाता है एनायनिक सरफेक्टेंट। तो आप मुझे बताओ, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? कैटायनिक सरफेक्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर यह पॉइंट भी समझ में आता है कि चार्ज जो है मिसल पे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिस्टम की स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये पोलर पार्ट नहीं कहलाता, पोलर पार्ट नहीं कहलाता तो वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, अगर वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता तो इसको अपन हाइड्रोफिलिक नहीं बोलते, और अगर हाइड्रोफिलिक नहीं होता तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता? अनस्टेबल हो जाता, वाटर को कोई अट्रैक्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएमसी से। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है? रीड कर लेते हैं। द कंसंट्रेशन अबव व्हिच एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सोप का कितना होता है? 10 टू द पावर -4 मोलर टू 10 टू द पावर -3 मोलर। और अगर मैं बात करूं मिसल की, तो एक मिसल को बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्टीरेट आयंस की जरूरत पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं दीज कोलॉइड्स हैव बोथ lyophobic and lyophilic part. Micelles may contain as many as 100 molecules or more. अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, रिप्रेजेंट करते हैं टीके से। के कहां पर होता है? सबस्क्रिप्ट में होता है, तो अपन बोल सकते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अबव व्हिच मिसल्स आर फॉर्म। ये एक कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो मैं यहां पर मेंशन कर देता, कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसल का फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। अब यहां पर अपन ये पढ़ेंगे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी मिसल के फॉर्मेशन के लिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मिसल फॉर्मेशन। अभी एक पॉइंट यहां पर पढ़ा था कि मिसल को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? चार्ज दे रहा है। चार्ज कौन से पार्ट में है? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक पार्ट पे है। तो मतलब ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर मिसल का फॉर्मेशन होना है तो हाइड्रोफिलिक एंड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कौन सा एंड होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक एंड भी होना चाहिए। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी मिसल के फॉर्मेशन के लिए? कंपाउंड्स मस्ट हैव हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट मींस लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? कंपाउंड्स मस्ट हैव हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट आप बस ऐसे समझिए कि फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप होंगे मतलब फंक्शनल ग्रुप है तो पोलर पार्ट होगा, मतलब पोलर पार्ट होना चाहिए। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो नेसेसरी कंडीशन है और सफिशिएंट कंडीशन है मिसल के फॉर्मेशन के लिए, वो क्या हो जाएगी? हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होना चाहिए, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें मिसल के एग्जांपल्स की, तो ये है सरफेक्टेंट्स। ये सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। जब भी दिमाग में ऐसे सरफेक्टेंट्स के बारे में आया तो अब क्या दिमाग में फिट करना कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट होते हैं। सरफेक्टेंट्स की बात करें तो सरफेक्टेंट्स कौन होते हैं? दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स व्हिच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन।
ये चीज समझ में आती होगी कि सरफेक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं। सरफेस टेंशन को रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब सपोज करो वाटर का कुछ एक सरफेस टेंशन होगी। अब इस वाटर में मैंने सोप और डिटर्जेंट डाल दिया, तो होगा क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्टीरिएट आयन को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैं कह दूं स्टीरिएट आयन जो है उसमें जो पोलर पार्ट है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अब जैसे ही मिसल का फॉर्मेशन हुआ तो लायोफिलिक हेड और वाटर है वो आपस में अट्रैक्ट होने लग गए। अब अगर लायोफिलिक हेड और वाटर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं डीएम और डीएम का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सरफेक्टेंट्स हैविंग हायर मोलर मास will form micelles easily in aqueous solution at the lowest concentration at ambient condition। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आसानी से नहीं समझ में आता, इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं, आपने बचपन में खेला होगा रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है। अगर खेला नहीं होगा तो किसी को देखा होगा खेलते हुए। तो यहां पर अपन क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन की मदद से रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बना रहे हैं समझना। मेरे पास दो टाइप के लोग हैं। दो टाइप के कैसे लोग हैं कि एक तो बिल्कुल मोटू तोंदू टाइप के लोग हैं, बिल्कुल गोल मटोल टाइप, है ना। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुकड़े टाइप, बिल्कुल पतले दुबले, है ना, कीड़ी कीड़ी काप टाइप, है ना। तो अब मैंने क्या करा कि एक सर्कल में बनाना चाह रहा हूं मोटू तोंदू की मदद से, है ना, गोल मटोल वाले जो लोग होते हैं उनकी मदद से। अब आप मुझे बताओ, जो गोल मटोल लोग होते हैं वो ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं अर्थ का। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैं सर्कल बनाऊंगा मोटे मोटे लोगों की मदद से, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब ये दूसरा सर्कल मैं बनाना चाह रहा हूं पतले दुबले लोगों की मदद से, तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये जो सर्कल बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा। तो अब आप खुद देखिए, जो ये सर्कल मैं बना रहा हूं यहां पर नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। और ऊपर वाले सर्कल में नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जिनका मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा किसका है, मोटे लोगों का, जिनका मोलर मास ज्यादा होगा वो सर्कल कम अमाउंट में बना देंगे। सर्कल बनाने के लिए मुझे कम लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनका मोलर मास ज्यादा होगा, और जिनका मोलर मास कम होगा वहां पर मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर कम लोगों की जरूरत पड़ रही है मतलब मैं बोल सकता हूं सोल्यूशन से रिलेट करते हुए कि लो कंसंट्रेशन। अगर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है तो मैं सोल्यूशन से रिलेट करके बोल सकता हूं कि यहां पर मुझे हायर कंसंट्रेशन चाहिए। और आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर आपसे बोल दिया जाए दो सोल्यूशन बनाने हैं, एक सोल्यूशन में लो कंसंट्रेशन रखना है, दूसरे सोल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन रखना है, तो आप आसानी से कौन सा सोल्यूशन बना पाओगे, जहां पर लो कंसंट्रेशन रखना है, क्योंकि कम अमाउंट में ही सोल्यूशन बन जाएगा। हायर कंसंट्रेशन के लिए आपको ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा तब जाके सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मिसल का फॉर्मेशन आसानी से कब होगा, जब पार्टिकल्स का मोलर मास ज्यादा होगा। क्योंकि पार्टिकल्स का मोलर मास हुआ ज्यादा तो यहां पर पार्टिकल्स की जरूरत होगी कम। मिसल का फॉर्मेशन मुश्किल से कहां पर होगा, जहां पर पार्टिकल्स का मोलर मास होगा कम, क्योंकि यहां पर मुझे ज्यादा पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी तब जाके मिसल का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर पॉइंट भी यही कह रहा है, क्या कह रहा है वापस से रीड कर लेते हैं। सरफेक्टेंट्स हैविंग हायर मोलर मास विल फॉर्म मिसल्स easily in aqueous solution at the lowest concentration at ambient condition। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, surfactants preferentially adsorbed at the interface like air water interface, oil water interface and solid water interface। एयर वाटर इंटरफेस की अगर अपन बात करें तो याद करो मैंने आपको बताया था जब लो कंसंट्रेशन में अपन सोप या डिटर्जेंट डालते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं। देखना पार्टिकल्स आप देखो फर्स्ट डायग्राम में जो अलाइन हुए हैं
ये कौन से इंटरफेस पे अलाइन हुए हैं? ये क्या है? वाटर, और ये क्या है? एयर। तो यहां पर दिखाई दे रहा है सर्फेक्टेंट्स कहां पर एड्सॉर्ब हो गए? एयर वाटर इंटरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए। अब अगर मैं बात करूं ऑयल वाटर इंटरफेस की या सॉलिड वाटर इंटरफेस की, तो अपन जानते हैं सोप अपन यहां पर यूज कहां पर करते हैं? वॉशिंग अवे ऑफ डर्ट और ग्रीस ड्रॉपलेट फ्रॉम क्लोथ्स, है ना? क्लोथ को साफ करने के लिए अपन सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो ये क्लॉथ का सरफेस है और इस पे क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट है। इस पे क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट है। तो ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं ये क्या करेंगे? इस ऑयल ड्रॉपलेट के सरफेस पर क्या हो जाएंगे? एडजॉर्ब हो जाएंगे। इस ऑयल ड्रॉपलेट के सरफेस पे क्या हो जाएंगे? एडजॉर्ब हो जाएंगे। और एडजॉर्ब होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये क्या हो जाएगा? इस क्लॉथ को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। मतलब क्लॉथ से क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर्फेक्टेंट्स कहां एडजॉर्ब हुए? एक और जगह, ऑयल वाटर इंटरफेस पर। और अगर यहां पर डस्ट हुई तो कहां पर एडजॉर्ब होंगे? सॉलिड वाटर इंटरफेस पे। तो ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं तीन जगह एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी रखते हैं, एयर वाटर इंटरफेस, ऑयल वाटर इंटरफेस एंड सॉलिड वाटर इंटरफेस। अब अगर मैं बात करूं सर्फेक्टेंट्स की, तो सर्फेक्टेंट्स दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो मिसलाइजेशन के लिए और दूसरा इमल्सिफिकेशन के लिए। सर्फेक्टेंट्स मिसल बनाते हैं, तो यहां पर कौन सा फंक्शन हो रहा है? मिसलाइजेशन हो रहा है। इमल्सिफिकेशन के बारे में अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहां पर होल्ड कर लेना कि इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बस अपन को ये चीज तो समझ में आती है अभी कि सर्फेक्टेंट्स मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इमल्सिफिकेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। और अपन फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं सर्फेक्टेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। और याद करो मैंने तीन में से दो तो आपको बताए थे, एक होता है कैटाइनिक सर्फेक्टेंट, दूसरा होता है एनाइनिक सर्फेक्टेंट। यहां पर अपन ने एग्जांपल लिया था सोडियम स्टीरिएट का। और आप खुद लॉजिकली सोचो कि लॉन्ग कार्बन चेन के साथ कौन सा चार्ज अटैच्ड था सोडियम स्टीरिएट में? नेगेटिव चार्ज अटैच था। अब नेगेटिव चार्ज अटैच होने के कारण इस सर्फेक्टेंट को अपन बोलेंगे एनाइनिक सर्फेक्टेंट। अगर लॉन्ग कार्बन चेन के साथ पॉजिटिव चार्ज जुड़ा होगा तो अपन इसको बोलेंगे कैटायनिक सर्फेक्टेंट। और मजेदार बात यह है कि ये जो थ्योरी है आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखी है, पर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने। तो यहां से आप ये स्लाइड्स एक्सट्रैक्ट कर लेना और आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। अब मजेदार बात ये एक और है कि यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है, इनके एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं। अब देखिए कैटायनिक सर्फेक्टेंट के जो एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं इनको याद बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ तो अपन ढंग से इनको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे, तो याद कैसे कर पाएंगे? इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझेंगे कैसे इसको समझना। कैटायनिक सर्फेक्टेंट कौन होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनको पानी में डालकर क्या हो जाते हैं? वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने के कारण क्या होगा कि एक आयन तो वाटर में निकल जाएगा, पर जो आयन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच्ड होगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव आयन होना चाहिए। इसलिए इनको बोलते हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट। अब सपोज करो यहां पर मैं एग्जांपल की बात करूं, C18H31NH3Cl। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, यहां पर आपको अगर एग्जामिनर फॉर्मूला दे दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वाटर में Cl माइनस तो निकल जाएगा। अब अगर वाटर में Cl माइनस निकल गया तो अपन आसानी से कह सकते हैं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ कौन अटैच हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाएगा, तो कहलाएगा कैटायनिक सर्फेक्टेंट। एग्जांपल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एनायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक सर्फेक्टेंट कौन होंगे? वो सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डालने के बाद पॉजिटिव आयन तो वाटर में निकल जाए और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ कौन अटैच हो जाए? नेगेटिव आयन अटैच हो जाए, तो उन्हें बोलेंगे एनायनिक सर्फेक्टेंट। अब आप खुद सोचिए, यहां पर सपोज करो आपको केमिकल नेम दे दिया सोडियम पेल्मिटेट, तो सोडियम पेल्मिनेट नाम से समझ में आ रहा है कि सोडियम आयन होगा। सोडियम आयन तो वाटर में निकल गया, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन या लॉन्ग कार्बन चेन के साथ कौन अटैच हो जाएगा? नेगेटिव आयन। इसलिए क्या बोलेंगे? एनायनिक सर्फेक्टेंट। और यहां पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से देखिए। C15H31COONA आराम से कोई भी बता देगा कि पानी में डालते ही Na+ तो निकल जाएगा, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ कौन अटैच होगा? COO-, मतलब एनायनिक सर्फेक्टेंट। तो एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए।
अब अगर अपन बात करें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डालने पर डिसोसिएशन नहीं होता, आयनाइजेशन नहीं होता, पर फिर भी मैं कह सकता हूं इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। कैसे, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है ये। These surfactants do not ionize or dissociate in aqueous medium, but these molecules also have hydrophobic and hydrophilic end. इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब देखिए ये जो कंपाउंड दे रखा है आपको, इस कंपाउंड में OH आपको नजर आ रहा होगा। ये जो OH है इसमें जो ऑक्सीजन है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है लॉन्ग कार्बन चेन से। ये क्या है यहां पर, कोवेलेंटली बॉन्डेड है लॉन्ग कार्बन चेन से, ठीक है। और यहां पर ये जो OH है, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अपन सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब पोलर बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, पोलर बॉन्डिंग होती है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि पोलर बॉन्डिंग के कारण ये किसकी तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक की तरह एक्ट करेगा, और बाकी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं वापस से सारी चीजें रिपीट कर दूं तो मैं कह सकता हूं, अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हैं और पानी में डालने के बाद जब आयनाइजेशन होता है तो लॉन्ग कार्बन चेन के साथ अगर पॉजिटिव आयन जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है लॉन्ग कार्बन चेन पर, तो वो कहलाएगा कैटायनिक सर्फेक्टेंट। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक सर्फेक्टेंट। और जो सब्सटेंसेस पानी में डालने पर डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं, आयनाइज ही नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी उनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वो कहलाएंगे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर अपन देखेंगे क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, कपड़े कैसे धोते हैं ये सीखेंगे। अब कपड़े धोना सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसी वापस से स्थिति आ जाए तो कपड़े खुद को ही धोने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पर बात करें तो आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्लॉथ के ऊपर क्या लगी हुई है, ग्रीस लगी हुई है। अब कपड़े कैसे धोते हैं, देखो कपड़े धोते वक्त अपन जो जो एक्टिविटीज करते हैं ना, जो जो स्टेप फॉलो करते हैं, हर स्टेप का एक अपना मतलब होता है। कंटेनर लिया, पानी लिया अपन ने बाल्टी में, ठीक है, उसमें क्या डालते हैं अपन, डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट चुटकी भर डालते हैं क्या, डिटर्जेंट चुटकी भर नहीं डालते, डिटर्जेंट भर भर के डालते हैं अपन, है ना, क्योंकि चुटकी भर डालेंगे तो स्टीरेट आयंस अलाइन हो जाएंगे पर कभी भी एसोसिएट नहीं होंगे। तो अपन ने क्या करा, सफिशिएंट अमाउंट में डिटर्जेंट डाला, और कितना होना चाहिए डिटर्जेंट, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके मिसल का फॉर्मेशन होगा। डिटर्जेंट डाल दिया, उसको यूं यूं करके घोल दिया। और याद करो जब भी आप कपड़े धोते हैं तो हमेशा मम्मी कहती है कि कपड़ों को पहले भिगो लिया करो, अच्छे से साफ होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कपड़े जब अपन भिगो देते हैं तो होता यह है कि यहां पर जो स्टीरिएट आयंस है, स्टीरिएट आयंस को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ग्रीस या डस्ट पार्टिकल पर अलाइन होने का। मतलब वो क्या कर देते हैं, ग्रीस या डस्ट पार्टिकल पर मिसल का फॉर्मेशन कर देते हैं। आप खुद देखिए सेकंड डायग्राम में दे रखा है, यहां पर स्टीरिएट आयन ग्रीस ड्रॉपलेट को क्या कर दिया, इन्होंने सराउंड कर दिया है। ग्रीस ड्रॉपलेट को सराउंड करने के कारण क्या हुआ, यहां पर क्या हो गया, मिसल का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड डायग्राम में देखिए आप, मिसल का फॉर्मेशन हो चुका है। और मिसल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है समझना, यहां पर जो पोलर हेड है, या मैं कह दूं हाइड्रोफिलिक हेड है, ये किसकी तरफ प्रोजेक्टेड है, वाटर की तरफ प्रोजेक्टेड है। और यहां पर जो हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड तो कहां पर है, वाटर की तरफ प्रोजेक्टेड है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये किसकी तरफ प्रोजेक्टेड है, इनवर्ड प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, मिसल का फॉर्मेशन हो गया है। अब मजेदार बात यह है कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल है, इसको किसने सराउंड करा है, इन स्टीरेट आयंस ने सराउंड करा है। और अगर मैं बात करूं, जो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, उसके लिए जो मेन चीज रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण क्लेंजिंग एक्शन हो रहा है, वो क्या होता है समझना यहां पर ध्यान से। थर्ड डायग्राम में आप देखिए, मैं कह सकता हूं यहां पर इस मिसल के बीचों बीच डस्ट पार्टिकल या ग्रीस जो होगी वो समा चुकी होगी, वो घुस चुकी होगी। क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो स्टीरेट आयंस की टेल है, टेल वाटर से रिपेल करती है, वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगी। तो टेल हमेशा ऐसी जगह ढूंढेगी जहां पर डस्ट हो, जहां पर ऑयल के ड्रॉपलेट हो, जहां पर ग्रीस हो। तो टेल किसकी तरफ प्रोजेक्ट हो गई, डस्ट पार्टिकल के अंदर प्रोजेक्ट हो चुकी है। या मैं ऐसे कह दूं
कि जो डस्ट पार्टिकल है वो इस पूरे मिसल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एब्जॉर्ब हुआ है, ना कि एडजॉर्ब हुआ है। तो जो मेन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो कैसे होता है कि जो डस्ट पार्टिकल या जो ग्रीस होता है या जो ऑयल ड्रॉपलेट होता है वो क्या हो जाता है, इस हाइड्रोफोबिक टेल में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके अंदर क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। अब होता क्या है, अपन जानते हैं कि मिसल के फॉर्मेशन के लिए हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो आप खुद देखिए, जैसे ही मिसल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर अपन को नजर आ रहे हैं ये सारे क्या है, नेगेटिव आयंस है। नेगेटिव आयंस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण होगा क्या, यहां पर ये जो फैट ऑयल ग्लोब्यूल है, ये जो फैट ऑयल ग्लोब्यूल जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्यों बर्स्ट हुआ, क्योंकि नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण फैट ऑयल ग्लोब्यूल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और क्लॉथ को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये जो ब्रेकडाउन है फैट ऑयल ग्लोब्यूल का इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। याद करो, मैंने आपको बताया था कि सर्फेक्टेंट्स दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिसलाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट ऑयल ग्लोब्यूल। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब होगा क्या, एक दिमाग में डाउट आएगा, सर जब ये फैट ऑयल ग्लोब्यूल ने क्लॉथ को छोड़ा तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हो सकता है ब्रेक डाउन वाले जो पार्टिकल्स हैं, ब्रेक डाउन वाले जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ब्रेक डाउन वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये वापस से क्लॉथ पर आ जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर ये जो स्टीरेट आयंस है ये आने नहीं देते हैं। ऐसा क्यों, इस चीज को समझना। बड़ा सा फैट ऑयल ग्लोब्यूल का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन कैसे हो गया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गए, ऑयल ड्रॉपलेट्स में टूट गया। अब हुआ ये कि स्टीरेट आयंस तो अभी भी सॉल्यूशन में मौजूद है। ये जो बड़ा सा ऑयल ड्रॉपलेट जो ब्रेकडाउन हुआ, अब क्या होगा, स्टीरेट आयंस वापस से क्या कर देंगे, इनको सराउंड कर देंगे। स्टीरेट आयंस ने क्या कर दिया, वापस से इनको क्या कर दिया, सराउंड कर दिया, और वापस से क्या होगा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्दर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ऐसे ऑयल ड्रॉपलेट्स का ब्रेकडाउन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ये चाहकर भी वापस से कंबाइन नहीं हो पाएंगे। और याद करो, जब भी आप सर्फ के पानी में कपड़े डालते हैं और वापस से कपड़े निकालते हैं, तो वो जो पानी होता है वो पूरा का पूरा काला हो चुका होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑयल ड्रॉपलेट का वहां पर एक सॉलिड रेसिड्यू या एक अपन को बॉल टाइप दिखाई देती है, सॉलिड बॉल नहीं दिखाई देती है। वहां पर क्या होता है कि पूरा पानी क्या हो जाता है, काला हो चुका होता है। यहाँ पर काला इसलिए हो गया पूरा पानी, क्योंकि ये क्या हो गया, छोटे 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 पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, ग्रीस पार्टिकल्स पूरे वाटर में डिस्पर्स हो चुके हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यही होता है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो अगर अपन यहाँ पर थ्योरी की बात करें, द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल around the oil droplet in such a way that hydrophobic part of stearate ion is in the oil droplet and hydrophilic part projects out of grease droplet like bristles. Next point is, oil and grease can be absorbed into the hydrophobic center of soap missile and washed away. Thus, soap helps in emulsification and washing away of oils and fats. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल है पॉइंट क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप के लिए। ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये कहां एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हाइड्रोफोबिक सेंटर में जाके क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, द नेगेटिवली चार्ज्ड शीट अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट्स। तो यहां पर जाके क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप खत्म होता है। नेक्स्ट अपन यहां पर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो याद करो, मैंने आपको दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स। डीपी और डीएम के इंटरेक्शन के बेसिस पर अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। कौन कौन से हो जाएंगे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अगर अपन यहां पर बात करें लायोफिलिक की, तो याद करो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इनको अपन ने आसानी से प्रिपेयर कर लिया था बाय वार्मिंग और बाय शेकिंग विद सॉल्वेंट।
ठीक है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं लायोफिलिक सोल्स में बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली वार्मिंग दी सॉलिड विद लिक्विड डीएम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टार्च विद वाटर। पर अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, तो मैंने बताया था लायोफोबिक में डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे ही मैंने डीएम में डीपी पार्टिकल्स डाले थे तो सारे डीपी पार्टिकल्स टप से सेटल डाउन हो गए थे। तो यहाँ पर सोल्यूशन का फॉर्मेशन आसानी से नहीं होता है, स्पेशल मेथड कैरी आउट कराने पड़ते हैं। और याद करो मैंने एक स्पेशल मेथड आपको पढ़ाया था जिसका नाम था पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो अपन को यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके पढ़ने हैं, किसको प्रिपेयर करने के लिए पढ़ने हैं, लायोफोबिक को प्रिपेयर करने के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे अपन किसको प्रिपेयर करेंगे, लायोफोबिक को प्रिपेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड लायोफोबिक सोल्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। स्पेशल मेथड दो कैटेगरी में फॉल होते हैं, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या कराया जा रहा है, पार्टिकल्स को डिस्पर्ज कराया जा रहा है। पार्टिकल को क्या कराया जा रहा है, डिस्पर्स कराया जा रहा है, मतलब पार्टिकल का ब्रेकडाउन करा रहे हैं। कंडेंसेशन मेथड में क्या करा रहे हैं अपन, पार्टिकल को एग्रीगेट करा रहे हैं। पार्टिकल को क्या करा रहे हैं, एग्रीगेट, कंडेंस, एग्रीगेट करा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं डिस्पर्जन मेथड की, इन दिस लार्ज मैक्रो साइज्ड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू कोलॉइडल साइज। कंडेंसेशन मेथड की बात करें, इन दिस कोलॉइडल साइज्ड पार्टिकल्स आर बिल्ड अप बाय एग्रीगेटिंग सिंगल आयंस और मॉलिक्यूल्स। दिस मेथड इज नोन एज कंडेंसेशन मेथड। अब यहां पर इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड और तीसरा मेथड होता है पेप्टाइजेशन मेथड। अगर अपन बात करें कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड की, तो ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड बाय एक्सेसिव कूलिंग। केमिकल मेथड्स क्या हो जाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड या हाइड्रोलिसिस मेथड। तो अल्टीमेटली समझने वाले जो मेथड्स हैं वो है डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन मेथड की बात करूं तो ये आप सिर्फ रीड करेंगे, क्योंकि यहां पर हर मेथड के लिए सिर्फ एक एक दो दो लाइन दे रखी है। समझने वाले और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो है डिस्पर्जन मेथड। क्लियर है, तो अपन यहाँ पर डिस्पर्जन मेथड समझेंगे। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन मेथड नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, पार्टिकल का क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे अपन। सिंपल सा एग्जांपल कैसे लेंगे, घर में अपन चटनी बनाते हैं या मम्मी को चटनी बनाते हुए देखा होगा, तो जनरली जो अपने अपन चटनी बनाते हैं वो धनिया की चटनी बनाते हैं। धनिया की चटनी कैसे बनाते हैं, धनिया लेते हैं उसको धोते हैं, ठीक है। क्या धनिया ऐसे का ऐसा मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं डालते। अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत जितना अपन से हो सके उसको चॉप करते हैं और फिर क्या करते हैं, ग्राइंडर में डालते हैं और पानी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी कौन सा बनाना है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ा सा पार्टिकल है उसको अपन जितना ग्राइंड कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं वो कर देंगे और उसमें क्या डाल देंगे, डीएम डाल देंगे। तो जब डीपी में डीएम डालूंगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर सोल्यूशन बन गया है। डीपी और डीएम का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। पर ये जो सोल्यूशन होगा ये कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा सस्पेंशन सोल्यूशन, क्योंकि यहां पर पार्टिकल की जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। पार्टिकल की साइज क्या है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो अपन कह सकते हैं यहां पर जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ ये हुआ सस्पेंशन सोल्यूशन, पर अपन को बनाना कौन सा है, कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब कोलॉइडल सोल्यूशन को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर कोलॉइडल मिल का यूज करेंगे। कोलॉइडल मिल का कैसे यूज करेंगे इसको समझना। जो सस्पेंशन सोल्यूशन अपन ने बनाया, सस्पेंशन सोल्यूशन कैसे बनाया, बड़ा सा पार्टिकल था इसको अपन ने क्या करा, ब्रेक करा। ठीक है, ब्रेक कर दिया, जितना अपन ग्राइंड कर सकते थे उतना कर दिया और क्या मिला दिया, डीएम मिला दिया। अब क्या बन गया, सस्पेंशन सोल्यूशन। इस सस्पेंशन सोल्यूशन को अपन क्या करेंगे, कोलॉइडल मिल में डालेंगे। ये डायग्राम आपके लिए नहीं दे रखा होगा आपके मॉड्यूल में या एनसीईआरटी में, बस नाम दे रखा है कोलॉइडल मिल। मैंने यहाँ पर डायग्राम इसलिए लिख रखा है, दिखा रखा है ताकि आप अच्छे से इसका मेथड समझ जाए। अब ये जो कोलॉइडल मिल होती है ये कुछ जो आटे की
गट्टी होती है ना, गट्टी वैसी होती है। आटे की गट्टी में होता क्या है, आपने सुना होगा कि बुरे कर्म करोगे तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, तो वही चक्की या गट्टी होती है ना। अब होता क्या है, गट्टी में एक हैंडल होता है, और वो ये जो हैंडल होता है ये रोटेटिंग हैंडल होता है, ऐसे यूं गोल गोल करके घुमाते हैं इसको। और बीच में क्या होता है, होल होता है, उसके बीच में अपन गेहूं डालते रहते हैं और उसको ऐसे 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 करके घुमाते रहते हैं। अब इस गट्टी में दो व्हील होती हैं, एक तो मूवेबल व्हील होती है, या मैं कह दूं रोटेटिंग व्हील होती है, और जो नीचे वाली व्हील होती है, नीचे वाली व्हील होती है स्टेशनरी व्हील, ऊपर वाली रोटेटिंग व्हील। और मैं यूं क्या करता हूं, इसको ऐसे गोल गोल करके घुमाता हूं। अब ये जो पूरी गट्टी होती है, इसको क्या करते हैं, एक साफ कपड़े के ऊपर रखते हैं। तो ये जब अपन गोल गोल घुमाते हैं, जैसे ही आटा पिसता रहता है, तो जैसे ही आटा पिस जाएगा, अपने आप पिसा हुआ आटा स्पिल आउट होता रहेगा चारों तरफ से। चारों तरफ से आटा क्या होने लगेगा, स्पिल आउट होने लगेगा, और किस पे गिर जाएगा, उस कपड़े पे गिर जाएगा जिस पर अपन ने गट्टी रख रखी है। तो इस तरीके से ग्राइंडिंग होती है। तो अपन ने क्या करा, सस्पेंशन सोल्यूशन बना दिया था, ग्राइंड करके डीएम मिलाकर सस्पेंशन सोल्यूशन बन गया। इस सस्पेंशन सोल्यूशन को मैंने किसमें इंसर्ट करा दिया, कोलॉइडल मिल में क्या करा दिया, इंसर्ट करवा दिया इस डायरेक्शन में। कोलॉइडल मिल में इंसर्ट कराने से हुआ क्या, कि यहां पर भी आपको नजर आ रही है दो व्हील है। अब मजेदार बात यह है कि अच्छी तरह से ग्राइंडिंग हो, अच्छी तरह से ग्राइंडिंग होने के लिए ये दोनों व्हील जो है, ये एक व्हील हो गई और ये दूसरी व्हील हो गई। ठीक है, दोनों व्हील क्या होती है, यहां पर रोटेटिंग व्हील होती है। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अब ये दोनों व्हील रोटेटिंग है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ग्राइंडिंग और अच्छे लेवल पर होगी। तो जैसे ही अपन ने सस्पेंशन सोल्यूशन डाला, ये सस्पेंशन सोल्यूशन कहां आ जाएगा, दोनों व्हील्स के बीच में आ जाएगा। एक घूमेगी क्लॉकवाइज तो दूसरी घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइडल रेंज में आएंगे, होगा क्या कि ये जो सोल्यूशन है ये स्पिल आउट होने लग जाएगा। और जो फाइनली जो अपन को सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, अब देखिए यहां पर स्पिल आउट हो रहा है सोल्यूशन दोनों डायरेक्शन से। अब जो फाइनली सोल्यूशन को अपन को जो ऑब्टेन होगा वो कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। तो फटाफट थ्योरी रीड कर लेते हैं। द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स्ड इज ग्राइंडेड एज फाइनली एज पॉसिबल एंड देन शेकन विद द डीएम टू फॉर्म अ सस्पेंशन। This suspension is passed through colloidal mill where the suspended particles are broken to produce particles of colloidal size. इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इंक एंड पेंट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड का एक और नाम दे रखा है ब्रेडिक आर्क मेथड। अब ब्रेडिक कौन रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिमाग में याद आएगा कि ब्रेडिक किसी केमिस्ट का नाम होगा, साइंटिस्ट का नाम होगा। अब ये जो ब्रेडिक थे, ये बहुत ही कैसे साइंटिस्ट थे, अमीर साइंटिस्ट थे। ब्रेडिक जो थे वो कैसे साइंटिस्ट थे, अमीर साइंटिस्ट थे। तो हुआ ये कि ये इतने अमीर थे कि जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो अमीर सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। तो अब आप खुद सोचिए अमीर सब्सटेंसेस कौन होंगे। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, तो ये जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे अमीर सब्सटेंसेस के साथ करते थे। तो अपन कह सकते हैं यहां पर ब्रेडिक आर्क मेथड के या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इस मेथड को समझते हैं। मेथड की अगर अपन बात करें तो यहां पर एक आपको टब नजर आ रहा होगा। टब में मैंने क्या फिल करा रखी है, आइस फिल करा रखी है, और आइस के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या होगा कि जो टब में जो आइस है वो लंबे समय तक रहेगी, या मैं कह दूं कि जो टब का टेम्परेचर है वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, है ना। अब इस बड़े से टब में मैंने एक कंटेनर डाल दिया, कंटेनर में वाटर मौजूद है, और इस कंटेनर में मुझे क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। और कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल रखने के लिए मैंने एक स्टेबलाइजिंग एजेंट पहले से ही वाटर में मिला दिया है, KOH। तो इस कंटेनर में पहले से क्या क्या मौजूद है, वाटर और KOH मौजूद है। अब मान लो अपन को यहाँ पर फॉर्मेशन करना है, प्रिपरेशन करना है गोल्ड के सोल्यूशन का। अब गोल्ड के सोल्यूशन का प्रिपरेशन करना है तो मैंने इसमें क्या डिप कर रखी है, क्या इंसर्ट कर रखी है, गोल्ड की मेटल रॉड्स। और इन गोल्ड की मेटल रॉड के अक्रॉस मैंने क्या सेट कर दिया, आर्क सेट कर दी। ठीक है, आर्क सेट करने के कारण क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ेगा, और ड्रास्टिकली टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो गोल्ड की सॉलिड मेटल रॉड है
ये धीरे धीरे पिघलने लगेगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि गोल्ड पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में जैसे कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन में डिस्पर्स होने लगेगा, सॉल्यूशन में क्या होने लगेगा, डिस्पर्स होने लगेगा। पर टेम्परेचर अभी भी इतना ज्यादा है कि ये जो लिक्विड गोल्ड है ये वेपराइज होने की कगार पर आ जाएगा, ये वेपर्स बनाने की कगार पर आ जाएगा। जैसे ही वेपर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा मैं आर्क रिमूव कर दूंगा। मुझे पता है इस कंटेनर का जो सराउंडिंग है, इस कंटेनर का जो सराउंडिंग है वो इतना ज्यादा ठंडा है क्योंकि आइस मौजूद है। तो जैसे ही ये गोल्ड के सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से ये वेपर बनाने की कगार पर आएंगे, मैं क्या कर दूंगा, आर्क रिमूव कर दूंगा। कंटेनर का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, तो ये जो जो गोल्ड पार्टिकल्स वेपर बनाने की कगार पर आएंगे ये सडनली क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अपन ने सडन कूलिंग क्यों कराई? अगर अपन इसको ऐसे ही छोड़ देते तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि गोल्ड के पार्टिकल्स वापस से एग्रीगेट हो जाए और सॉलिड में कन्वर्ट हो। अपन ने सडन कूलिंग इसलिए कराई है कि सॉलिड से लिक्विड में जब गोल्ड टूटा तो गोल्ड का जो पार्टिकल्स थे वो पूरे सोल्यूशन में क्या होने लग गए थे, डिस्पर्स होने लग गए थे। और जैसे ही ये गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे तो मैं कह सकता हूं पार्टिकल्स और ब्रेक हो जाएंगे और टूट जाएंगे, साइज और छोटी हो जाएगी। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे, मैंने आर्क हटाई, एटमॉस्फेयर इतना ठंडा था कि सडन कूलिंग हो गई, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं गोल्ड के ये क्या हो गए, सॉलिडिफाई हो गए। अब अगर मैं इस सोल्यूशन को देखता हूं, इस सोल्यूशन में जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर गोल्ड पार्टिकल्स की जो साइज की रेंज होती है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो चुका है, कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें तो फटाफट पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। This method is suitable for the preparation of colloidal solutions of metals like gold, silver, platinum, etc. An arc is struck between the metal electrodes under the surface of water containing some stabilizing agent such as a trace of KOH. The water is cooled by immersing the container in a ice bath. The intense heat of the arc vaporizes some of the metal which condenses under cold water. Example क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे रखे हैं Cu, Pb, सोल आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर एक और लाइन आपको मिलेगी। जब इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन मिलेगी, और जब पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको ये पता चलेगा, ये कंक्लूड कर पाएंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इन पे चार्ज कुल मिलाकर 3 रीजन के कारण आता है। कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज आता है वो कुल मिलाकर कितने रीजन के कारण आता है, 3 रीजन के कारण आता है। वो 3 डिफरेंट रीजंस कौन कौन से हो जाएंगे? पहला रीजन अपन पढ़ चुके हैं, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। याद करो पेप्टाइजेशन में बताया था, एड्सॉर्प्शन किसका होगा, कॉमन आयन का होगा, जिसके कारण सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। दूसरा रीजन आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। यहां पर कौन से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन अपन ने करा, ध्यान से सुनना, कौन से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन अपन ने करा, गोल्ड के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा। और यहां पर जो चार्ज आता है सॉल्यूशन पर, ये किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कारण आता है। ठीक है। तो यहां पर अब दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग कैसे हुई। तो आपके सिलेबस में सिर्फ नाम दे रखा है, मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस पे सिलेबस में अपना डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। पर अगर अपन ऐसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करें तो सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे कि अपन ने जब आर्क सेट करी थी तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जो गोल्ड की मेटल इलेक्ट्रोड थी उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आयनाइज हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुआ, इसको किसने कैप्चर कर लिया, गोल्ड के पार्टिकल्स ने कैप्चर कर लिया। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर कैप्चर हो गए, उसके सरफेस पर क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुआ। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आयनाइज हुआ, इनको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, गोल्ड के पार्टिकल्स ने अपने सरफेस पर क्या करा दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। तो यहां पर गोल्ड के सोल्यूशन पे जो चार्ज आता है वो किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर आता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि गोल्ड सोल्यूशन पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव?
गोल्ड सॉल्यूशन पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपन ने अभी जाना कि यहां पर चार्ज किसके कारण आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो दो रीजन हो गए कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज आने के। पहला रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब अगर अपन आगे बात करें तो नेक्स्ट मेथड है और लास्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। और याद करो पेप्टाइजेशन के बारे में अपन ने पढ़ रखा है। पेप्टाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। यहां पर एक लाइन दे रखी है, पेप्टाइजेशन इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन जब होता है तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, प्रेसिपिटेशन जब होता है पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। पर जब पेप्टाइजेशन होता है तो याद करो, ये जो प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या करा था, चार्ज एब्जॉर्ब करा था। चार्ज जो एब्जॉर्ब करा था वो सेम टाइप का था, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा। और ये सारे पार्टिकल्स कहां गए, ऊपर आ गए। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स ऊपर आते हैं। कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने आपको बता दी थी पेप्टाइजेशन की, तो क्यों ना अपन एग्जांपल्स की तरफ मूव करें। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, बाकी चारों एग्जाम्पल आप खुद समझने की कोशिश करेंगे और फटाफट आंसर भी अपने दिमाग में मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर क्या है, एजीआई का क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो फटाफट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, एजीआई का क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये प्रेसिपिटेट है, इसका सोल्यूशन बनाना है तो स्पेशल मेथड कैरी आउट कराना पड़ेगा। और स्पेशल मेथड मैंने आपको समझाया था, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में अपन एक स्पेशल सब्सटेंस डालते हैं। वो सब्सटेंस कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वो भी कैसा होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन मौजूद होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो Ag प्लस के आयंस हो या I माइनस के आयंस हो। अब इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। अब AgNO3 डालूंगा तो अपन जानते हैं कि यहां पर क्या बना हुआ है, प्रेसिपिटेट बना हुआ है। प्रेसिपिटेट का जो सरफेस होता है वो बहुत क्या होता है, रफ होता है। प्रेसिपिटेट का सरफेस क्या होता है, रफ होता है, जिसके कारण इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इनके सरफेस एक सूटेबल एड्सॉर्बेंट्स की तरह काम करता है। मतलब यहां पर क्या हो सकता है, एड्सॉर्प्शन हो सकता है। अब प्रेसिपिटेट के सरफेस पर कौन से आयंस का एड्सॉर्प्शन होगा, ये अपन पता लगाते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से लैब में जाकर। और इसे अपन बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मतलब ये जो प्रेसिपिटेट है, ये किसी पर्टिकुलर आयंस को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। किसी एक पर्टिकुलर आयंस को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब होने के लिए। और कौन से आयंस एड्सॉर्ब होंगे, कौन से आयंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, ये अपन एक्सपेरिमेंट की मदद से पता लगाते हैं। पर अपन जानते हैं अपने सिलेबस में एक्सपेरिमेंट की तो स्टडी नहीं दे रखी है। तो अपन कैसे पता लगाएंगे, अपने सिलेबस में ये कह रखा है कि जो प्रेफरेंस दी जाएगी आयंस को, वो हमेशा कौन से आयंस होंगे, कॉमन आयन होंगे। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन किसका हुआ, किन आयंस को प्रेफरेंस दी, जो कॉमन आयन है। अब आप बताइए प्रेसिपिटेट किसका है, एजीआई का प्रेसिपिटेट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला, AgNO3 डाला। कॉमन आयन कौन सा मिला, Ag प्लस मिला। Ag प्लस मिलने के कारण क्या हुआ, Ag प्लस यहां पर एड्सॉर्ब हो गया। तो सभी पार्टिकल्स ने, जो भी प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स थे, जो भी AgI के पार्टिकल्स थे, इन सभी ने क्या कर लिया, Ag प्लस को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया। तो सभी पार्टिकल्स कैसे चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण ये सारे पार्टिकल्स कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सोल्यूशन कैसा होगा, ये सोल्यूशन होगा पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन होगा। क्योंकि अपन ने बताया था, अपन ने जाना था कि जो सोल्यूशन पे जो चार्ज की बात होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, कि कौन सा चार्ज पार्टिकल पर एड्सॉर्ब हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हुआ तो सोल्यूशन का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो थी प्योरी पूरी थ्योरी। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की, तो AgI का प्रेसिपिटेट है, AgNO3 डाला, प्रेफरेंस को दी जाएगी, कॉमन आयन को दी जाएगी। तो आप देखिए Ag प्लस एड्सॉर्ब हो गया, तो बन गया पॉजिटिव चार्ज। फ्रीली कौन मूव करेगा, NO3 माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, AgI का प्रेसिपिटेट है, Ki डाला। तो अब आप फटाफट बताओ, सोचो कि यहां पर कॉमन आयन कौन है, I माइनस। I माइनस कॉमन आयन है, तो सोल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें FeOH होल थ्राइस का क्या है, प्रेसिपिटेट है, अपन ने FeCl3 डाल दिया। अब FeCl3 डाल दिया तो आप मुझे बताइए कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है, Fe नजर आ रहा है। Fe क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो सोल्यूशन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, FeOH होल थ्राइस का क्या है, प्रेसिपिटेट है, यहां पर मैंने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब यहां पर कॉमन आयन कौन सा नजर आ रहा है, OH माइनस नजर आ रहा है। अब OH माइनस क्या हो जाएगा, सरफेस पर FeOH होल थ्राइस के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो चार्ज कौन सा नजर आएगा अपन को सोल्यूशन पे, नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CDS। CDS का क्या है, प्रेसिपिटेट है, यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला, H2S। तो आप मुझे बताइए कॉमन आयन कौन सा हुआ, S2 माइनस। अब यहां पर S2 माइनस का क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए सोल्यूशन पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल आप सब सही बोल रहे हैं। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो ये तो क्या थी, थ्योरी थी, ये सारे एग्जांपल्स अपन ने समझ लिए। तो यहां पर एक लाइन दे रखी है, लाइन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन दस इन्वॉल्व्स द एडजॉर्प्शन ऑफ सूटेबल आयंस। सूटेबल आयंस कौन से होंगे, पर्टिकुलरली अ कॉमन आयन। फटाफट इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। The process of converting a freshly prepared precipitate into colloidal solution by shaking it with DM in the presence of a small amount of electrolyte known as peptizing agent। तो जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड यूज कर ले, एक टर्म यूज कर ले कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, आगे क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा, पेप्टाइजेशन आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट अपन डाल रहे हैं, जिसकी मदद से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी मदद से जिसमें से एक आयन एड्सॉर्ब हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर है। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो आप देखिए, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है और ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता इन दोनों एग्जाम्पल को समझने में आपको कोई दिक्कत आई होगी। सेम एग्जाम्पल डिफरेंट लैंग्वेज के साथ एनसीईआरटी ने दे रखे हैं और बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं। 2-3 बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और शायद एक बार नीट में भी पूछा जा चुका है। तो अब अगर मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछूं, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, FeCl3 है, उसको मैंने डाला हॉट वाटर में, FeCl3 को किस में डाला, हॉट वाटर में डाला, और अपन को ऑब्टेन हुआ FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर कौन सा चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, सॉल्यूशन पे चार्ज कौन सा होगा। आंसर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। समझना आप ध्यान से, जब सेम एग्जांपल को मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा था तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब क्यों सोचने की जरूरत पड़ी है, समझ रहे हैं इसको। FeCl3 को डाला हॉट वाटर में, और याद करो आपको हमेशा बताया गया है कि जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वाटर को थोड़ा बहुत गर्म कर दिया, जिसके कारण कुछ कुछ आयंस अपन को मिलने लग गए। गर्म करने से ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा वाटर टूट जाएगा। वाटर क्या होता है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। गर्म कर दिया पानी को तो कुछ अपन को OH माइनस और H प्लस आयंस ऑब्टेन हुए, जिसके कारण FeCl3 OH माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बनाया इसने, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। तो मैं कह सकता हूं सोल्यूशन में अभी कौन कौन मौजूद होगा, FeOH होल थ्राइस मौजूद होगा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, और FeCl3 मौजूद होगा। FeCl3 इसलिए मौजूद है क्योंकि वाटर का तो पूरा ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। अब अगर वाटर का पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूं FeCl3 पूरा कंज्यूम ही नहीं हुआ, और अगर FeCl3 पूरा कंज्यूम नहीं हुआ तो सोल्यूशन में कौन कौन रह गया, FeCl3 रह गया, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट रह गया। अब कॉमन आयन कौन सा है, Fe एड्सॉर्ब होगा, मिलेगा अपन को पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूं, FeCl3 को गर्म पानी में डाला, और यहां पर इस कंटेनर में पहले से ही कंसंट्रेटेड NaOH मौजूद है।
कंसंट्रेटेड क्या मौजूद है, NaOH मौजूद है। या ऐसे सोच लो FeCl3 को गर्म पानी में डाला और अब अपन ने क्या इसमें इंसर्ट कर दिया, कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया, कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब आप सभी के जवाब सही आने लग गए हैं। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, समझना इस चीज को। FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर दिमाग में आ रहा है कि बचा हुआ कौन रहेगा, FeOH होल थ्राइस रहेगा, थोड़ा बहुत FeCl3 भी रहेगा क्योंकि ये पूरा रिएक्ट नहीं करा है वाटर के साथ, पर सॉल्यूशन में पहले से ही कंसंट्रेटेड NaOH मौजूद है। अब कंसंट्रेटेड NaOH मौजूद है मतलब NaOH का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मिलेगा क्या, Na+ और OH-। तो यहां पर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो तो कॉमन आयन को ही दी जाएगी, और कॉमन आयन भी कौन सा होगा, जिसको ज्यादा अमाउंट होगा। यहां पर कॉमन आयन नजर आ रहा है सर, Fe+3 भी है और OH- भी है, पर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। कंसंट्रेटेड NaOH मौजूद है मतलब OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH- कॉमन आयन है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिलेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों ही बहुत जबरदस्त एग्जांपल थे, समझ में आ गए होंगे सभी को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपन को ये पता लगाना है कि नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन अपन को किस ऑप्शन में ऑब्टेन होगा, बताइए। कैसे करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पर क्या दे रखा है, AgNO3 दे रखा है और इसको किसके साथ मिला लिया, Ki के साथ मिला लिया है। अपन को क्या मिलेगा, AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा और KNO3 ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैं बोल सकता हूं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर AgNO3 कितना होगा। यहां पर कंसंट्रेशन दे रखा है AgNO3 का 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। अब अगर मैं यहाँ पर मोलारिटी और वॉल्यूम इन ml को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मोल्स नहीं मिलते हैं, मुझे मिलीमोल्स मिलते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलीमोल। Ki कितना मिलेगा, 10 मिलीमोल। तो मैं कह सकता हूं इनिशियली ये क्या होंगे, 0 0 होंगे। टाइम t इज इक्वल टू t पर कुछ टाइम बाद मैं कह सकता हूं AgNO3 0 हो जाएगा, Ki 0 हो जाएगा, और AgI कितना बनेगा, 10 मिलीमोल, और KNO3 कितना मिलेगा, 10 मिलीमोल। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो प्रेसिपिटेट कौन है, AgI है, पर यहाँ पर कोई कॉमन आयन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो ना तो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन होगा ना ही पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन होगा। तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हुआ। पर अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन में अपन को क्या क्या मिलेगा, AgNO3 है, Ki डाला, AgI ऑप्टेन होगा और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होगा और KNO3 मिलेगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर AgNO3 के मिलीमोल्स की बात करूं तो ये 20 मिलीमोल्स है, Ki के मिलीमोल्स की बात करूं तो ये 10 मिलीमोल्स है। AgI इनिशियली, KNO3 इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। टाइम t इज इक्वल टू t पर मैं कह सकता हूं AgNO3 कितना रह जाएगा, 10 मिलीमोल रह जाएगा, और Ki कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। AgI कितना रहेगा, 10 मिलीमोल, और KNO3 कितना मिल जाएगा, 10 मिलीमोल। तो अब एक बात मुझे बता दो यहाँ पर कि जो प्रेसिपिटेट है वो कौन है, AgI। अब सोल्यूशन में कौन कौन मौजूद है, मैं कह सकता हूं सोल्यूशन में AgNO3 भी मौजूद है, AgI भी मौजूद है और KNO3 भी मौजूद है। क्या मुझे यहाँ पर कॉमन आयन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा हो जाएगा, Ag हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ AgNO3 से Ag जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा AgI पर। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, AgI है प्रेसिपिटेट, इस पर एड्सॉर्ब हो गया Ag+, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। पर अपन को कौन सा चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें तो AgNO3 प्लस Ki गिव्स AgI का प्रेसिपिटेट
प्लस KNO3। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर AgNO3 के मिलीमोल्स कितने हैं? 10 मिलीमोल्स। Ki के कितने मिलीमोल्स है? 20 मिलीमोल्स। इनिशियली ये जीरो। टाइम t इज इक्वल टू t पर मैं कह सकता हूँ AgNO3 कितना हो जाएगा? 0। Ki कितना हो जाएगा? 10 मिलीमोल। AgI कितना मिलेगा? 10 मिलीमोल। KNO3 कितना मिलेगा? 10 मिलीमोल। अब सोल्यूशन में कौन कौन रह गया, कौन कौन मौजूद है? मैं कह सकता हूं सोल्यूशन में Ki भी मौजूद है, AgI भी मौजूद है, KNO3 भी मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कॉमन आयन कहां पे मिलेगा अपन को? कॉमन आयन जो मिलेगा वो मिलेगा अपन को Ki में, और क्या होगा? I माइनस होगा। तो मैं कह सकता हूं AgI के सरफेस पर I माइनस क्या हो जाएगा? एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पर मिलेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि AgNO3 के कितने मिलीमोल्स मिलेंगे? 20। Ki के कितने मिलीमोल्स मिलेंगे? 20। तो ये लगभग लगभग अपन कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट जैसा हो गया कि AgNO3 और Ki के मिलीमोल्स कितने हैं? बराबर। तो ना तो अपन को पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, ना ही अपन को नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। क्लियर है? यहाँ पर प्रिंटेड सोल्यूशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। प्योरिफिकेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी? दिमाग में ये डाउट आएगा, प्योरिफिकेशन कराने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? देखो, जब भी अपन सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं तो हो सकता है जब लायोफोबिक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करा हो उसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। याद करो, पेप्टाइजेशन प्रोसेस जब कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अपन डालते हैं। तो जब अपन ने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा डल जाए। ऐसा भी हो सकता है उस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ कुछ क्रिस्टलॉइड वाले पार्टिकल्स जो डिटेक्ट ही नहीं होते हैं ऑप्टिकल मींस से। तो जब अपन सोल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं तो इंप्योरिटीज किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में आती है, या अपन ऐसे कह दें क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है जो ऑप्टिकल मीन से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो प्योरिफिकेशन मेथड्स अपन यहां पर कैरी आउट कराते हैं ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन को इन इंप्योरिटीज से क्या कर सके? अपन बचा सके। तो यहां पर प्योरिफिकेशन मेथड तीन टाइप के अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डायलिसिस, सेकंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम याद आ रहा होगा, पहले लिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस की। तो डायलिसिस की अगर अपन बात करें तो डायलिसिस का यहाँ पर आपको एपरेटस दे रखा है। ठीक है। डायलिसिस के एपरेटस की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक कंटेनर नजर आ रहा है, बल्कि ये कंटेनर नहीं होता, ये क्या होता है? एक बैग होता है जो पर्चमेंट पेपर या सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ठीक है। अब ये जो बैग है इसमें अपन क्या डाल देते हैं? वो कोलाइडल सोल्यूशन डाल देते हैं जिसको अपन को क्या करना है? प्योरीफाई कराना है। मतलब अपन ने यहाँ पर क्या डाल दिया? इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है। और ये जो बैग है या जो बीकर आपको नजर आ रही है, होता क्या है? बैग है, इसको अपन बोलते हैं डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, और पूरे सेटअप को बोलते हैं डायलाइजर। इस बैग को अपन ने किस में डाल दिया? कंटेनर में डाल दिया। कंटेनर में आपको दो होल्स नजर आ रहे होंगे, एक है इनलेट, दूसरा है आउटलेट। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि इस इनलेट से जो आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ दे रखा है लेफ्ट बॉटम में, इस इनलेट से अपन क्या कराते हैं? फास्ट फ्लोइंग वाटर पास कराते हैं। ठीक है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल है डायलिसिस का वो क्या है कि ये जो बैग है ये बना है पर्चमेंट पेपर और सेलोफेन मेम्ब्रेन का। जब सॉल्यूशन की बात करें, अपन कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इस पर्चमेंट पेपर या सेलोफेन मेम्ब्रेन वाला जो बैग है इसके थ्रू डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट्स की और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स की, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफ्यूजन इस मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स का डिफ्यूजन नहीं होता है इस बैग के अक्रॉस, पर क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफ्यूजन हो जाता है। तो जब अपन यहां पर इनलेट से फास्ट फ्लोइंग वाटर पास कराते हैं, फास्ट फ्लोइंग वाटर, तो फास्ट फ्लोइंग वाटर क्या करता है? अपने वाटर के फ्लो के साथ साथ ये जो वाटर है ये अपने साथ साथ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने साथ लेकर चला जाता है, अपने बहाव के साथ लेकर चला जाता है। ये जो वाटर है ये क्या करेगा? बैग के अंदर डिफ्यूज होगा, और बैग में जो इलेक्ट्रोलाइट्स या क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं अपने फ्लो के साथ इनको बैग के बाहर की तरफ क्या करा देगा? डिफ्यूज करा देगा।
तो ये क्या होगा कि वाटर के फ्लो के साथ साथ जो इम्प्योरिटीज है वो आप देखिए राइट हैंड साइड पर आउटलेट दे रखा है, उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो वाटर के साथ क्या निकल जाएंगी, इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर अपन कह सकते हैं इस तरीके से इस सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहां पर छोटे छोटे 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या होगा कि हमेशा जरूरी है क्या कि डिफ्यूजन इसमें ही इसके अक्रॉस हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स का डिफ्यूजन इसी डायरेक्शन में हो। ऐसा भी हो सकता है वो डिफ्यूज इधर कर गए हो और यहां पर सेटल हो गए हो। अब अगर यहां पर सेटल हो जाएंगे तो अपन कह सकते हैं जैसे ये बाहर की तरफ डिफ्यूज हुए, ये इंप्योरिटीज वापस अंदर भी तो आ सकती हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब ये डायलिसिस प्रोसेस कराते हैं, थोड़े टाइम बाद इस कंटेनर में, टब में जो पानी है उसको रिमूव कर देते हैं और फिर वापस से फास्ट फ्लोइंग वाटर पास कराने लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम पास होता है, वापस से अपन ने क्या करा, बैग को निकाला, कंटेनर को खाली करा, वापस कंटेनर रखा, बैग डाला, वापस फास्ट फ्लोइंग वाटर कराया पास। तो ऐसे अपन को 3-4 बार करना पड़ता है ये प्रोसेस, तब जाके जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, 3-4 बार ऐसा करना पड़ रहा है, बैग को निकालना पड़ रहा है, टब को खाली करना पड़ रहा है, टब को वापस सीधा करके अपन को इसमें बैग डालना पड़ रहा है और फिर फास्ट फ्लोइंग वाटर पास करा रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? अपन कह सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, काफी स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट यहां पर आता है, एक और पॉइंट यहां पर क्या आता है कि अगर अपन प्रोलॉन्ग डायलिसिस कराते हैं, लंबे समय तक के लिए डायलिसिस कराते हैं, तो होता क्या है कि लंबे समय तक डायलिसिस कराना भी क्या होता है, फ्रूटफुल नहीं होता है, खतरनाक होता है। ऐसा क्यों, समझना। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, सरफेस पर चार्ज एब्जॉर्ब कर रखा है। कोलाइडल पार्टिकल्स ने क्या कर रखा है, सरफेस पर चार्ज एब्जॉर्ब कर रखा है। अब इस पार्टिकल पे अगर मैं बार बार और बहुत देर तक फास्ट फ्लोइंग वाटर हिट कराता रहूंगा, बहुत लंबे समय तक फास्ट फ्लोइंग वाटर हिट कराता रहूंगा, तो हो सकता है ये जो चार्ज पार्टिकल इस सरफेस पर एब्जॉर्ब है ये टूट जाए और फास्ट फ्लोइंग वाटर के साथ बाहर निकल जाए आउटलेट के थ्रू। तो अगर यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज एब्जॉर्ब करा हुआ पार्टिकल है, ये अगर डिसॉल्व हो जाएगा और फास्ट फ्लोइंग वाटर के साथ निकल जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये जो पार्टिकल है ये तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया तो ये टब से नीचे बैठ जाएगा। तो यहां पर प्योरिफिकेशन तो नहीं हुआ, पता चला सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हो गया। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए भी अपन डायलिसिस नहीं करा सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कराना सही नहीं होता है क्योंकि कोगुलेशन हो जाता है। फटाफट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए यहां पर। The process of separating the particles of colloid from those of crystalloid by means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis. Its principle is based upon the fact that colloidal particles cannot pass through a parchment or cellophane membrane while the ions of the electrolyte can pass through it. The impurities slowly diffuse out of the bag, leaving behind pure colloidal solution. The distilled water is changed frequently to avoid accumulation of the crystalloids, otherwise they may start diffusing back into the bag. It can be used for removing HCl from the ferric hydroxide sole, और जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था, prolonged dialysis can cause the colloid to coagulate। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है और जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबे समय तक भी डायलिसिस नहीं करा सकते तो क्योंकि कोगुलेशन हो जाता है, और जैसे ही थोड़ी देर तक के लिए अपन ने डायलिसिस कराया, ये कंटेनर है, वापस बार बार क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोडायलिसिस की, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है डायलिसिस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अपन ने क्या कर दिया, दोनों एंड्स पर क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दी, और यहाँ पर क्या डेवलप कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करूंगा तो मैं कह सकता हूं एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस अपन जनरली तब कैरी आउट कराते हैं जहां पर इंप्योरिटीज किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि डायलिसिस की मदद से वाटर के फ्लो के साथ साथ तो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर की तरफ जा ही रही हैं,
साथ ही साथ ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है ये क्या करेंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको अपनी तरफ और खींचने की तरफ कोशिश करेंगे। तो यहां पर दो तरीके से मैं कह सकता हूं, दो प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसके कारण इस बैग में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है। एक तो डायलिसिस हो ही रहा है, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये भी क्या कर रहे हैं, इस बैग में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, डायलिसिस फास्टर प्रोसेस हुआ या इलेक्ट्रोडायलिसिस फास्टर प्रोसेस हुआ? अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस फास्टर प्रोसेस हुआ एज कंपेयर टू डायलिसिस। ठीक है, और डायलिसिस भी, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी अपन कैरी कब कराएंगे, जब इंप्योरिटीज किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में हो। तो पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड की अगर अपन बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्योरिफिकेशन मेथड अपन ने कितने देख लिए, दो प्योरिफिकेशन मेथड देख लिए। थर्ड प्योरिफिकेशन मेथड की बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो याद करो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम अपन पहले यूज कर चुके हैं और मैंने आपको कहा था मैं आगे समझाऊंगा, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू, जय हिंद।